हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अभिनंदन है आप सभी का। एक पॉजिटिव शब्द था वो भी इस कोरोना ने बदनाम कर दिया। वैसे एक मित्र शब्द था, बहुत ही यूजर फ्रेंडली था, और जैसे ही मित्रों ऐसा कहा जाता है तो लोग डर जाते हैं, ठीक है। तो एक खौफनाक शब्द हो गया है कि मित्रों, तो वो भी एक ये भारत है भैया, यहाँ ऐसा ही होता है, ठीक है।
नमस्कार, अभिनंदन है आप सभी का। और आज हम बात करने वाले हैं बाबर की। और बाबर किस तरीके से आता है, क्या करता है, ये हम थोड़ा बहुत देख रहे थे। और बाबर की कहानी को हमने देख लिया था पानीपत के फर्स्ट जो कैंपेन थी। पानीपत का फर्स्ट युद्ध जो है वो कुछ इस तरीके से लड़ा जाता है। ये हमने कुछ डिस्कशंस कर लिया था इस पे, तो इस पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अभिनंदन है आप सभी का। और अब हम बात करने वाले हैं आपके पानीपत के फर्स्ट युद्ध की। अब देखिए, पानीपत का फर्स्ट युद्ध जो है वो लड़ा जाएगा 20 अप्रैल 1526। ये हमने देख लिया था। और इसमें खास बात ये है कि जो तोपची हैं जो आपके, वो हैं मुस्तफ़ा अली और आपके उस्ताद अली। ये तुर्किश होते हैं ना, ध्यान देना, तुर्किश होते हैं। और ये तुर्किश कैंपेन करने वाले होते हैं, ये तोप चलाने वाले होते हैं। मैंने यहाँ तोप भी लगा दी है, ठीक है। तो अब बस तोप ही चलना बाकी है भैया, बाकी और सब कुछ है, ठीक है। लॉकडाउन इन ऑलमोस्ट सभी जगह लग गया है, ठीक है, आप देख ही रहे हैं, ठीक है। स्थितियां बहुत खराब हैं। और इब्राहिम लोदी की जो है वो हार हो जाती है और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। ऐसा ऐसा हमने देख लिया है, ऐसा ऐसा हमने समझ लिया है, ठीक है। अब ये भी हमने देख लिया था, उस्मानी विधि है ना, तुलगुमा, और इस तरीके से देख लिया। कलंदर कहा जा रहा है, चांदी का सिक्का मिलता है और चांदी के सिक्के के बाद जो है उनको कलंदर कहा जाने लगता है। ये भी हमने देख लिया है, समझ लिया है, ठीक है। अब हम बात करने वाले आगे, और आगे हम क्या समझने वाले हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, बाबर जब इंडिया में आता है तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं, थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं। देखिए, बाबर की एक महत्वाकांक्षा है, द एम्बिशंस। हर व्यक्ति की एक महत्वाकांक्षा होती है। हर व्यक्ति चाहता है, यदि मान के चलिए वो सीएम है तो वो कहता है मैं पीएम बनना चाहता हूँ, ठीक है। वो यदि कांस्टेबल है तो वो हेड कांस्टेबल बनना चाहता है। वो यदि सर है तो वो क्या करना चाहता है, बॉस बनना चाहता है। ऐसे ही कुछ आप समझ लीजिए, ठीक है। तो वी कैन से दैट कि दिस इज अ काइंड ऑफ द एम्बिशंस ऑफ द बाबर, एंड बाबर वांट टू कैंपेन। बाबर इज गोइंग टू कैंपेन इन द इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से वो आता है। और इसके पीछे हमने डिस्कशंस भी देखा था, उसकी एम्बिशंस को समझा था। इसके अलावा हम देखेंगे द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द इंडिया। इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं। यहाँ पर सेंट्रल में एक रूलर है जिसका नाम है इब्राहिम लोदी, एंड इब्राहिम लोदी इज नॉट कैपेबल एंड ही वाज नॉट होल्डिंग पोजीशंस। एंड इसके अलावा उसके जो सरदार हैं, उसके जो सूबेदार हैं, दे आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। वो कहीं ना कहीं जो है वो नाराज हैं उससे, इब्राहिम लोदी से, जिसकी वजह से हम देखते हैं एक वैक्यूम बन रहा है। और वैक्यूम कहाँ बन रहा है, अफगानियों में। और अफगानी जो हैं दे आर नॉट हैप्पी, वी कैन से दैट दे आर अनयूनाइटेड, ठीक है। दे आर नॉट यूनाइटेड इन इट मीन्स कि यूनिटी की कमी होगी। और जब यूनिटी की कमी होगी तो बाबर के लिए एक चांस है, बाबर के लिए एक मौका। ये हमने पीछे बैकग्राउंड में समझा है, तो यहाँ पर इसको आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं बाबर जो है वो यहाँ से काफी मनी चाहता है। उसने यहाँ पर सुन रखा है, उसने इंडिया के बारे में सुन रखा है कि यहाँ पर जो है बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा समृद्धि है, और ये समृद्धि है आपको देखने को मिलेगी। दैट्स व्हाई ही इज लुकिंग फॉर द इंडिया की ओर वो जाने की कोशिश करता है। ऐसी कुछ आपको घटनाएं देखने को मिलेंगी, करेक्ट है। इसके बाद देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ही वांट टू सेव द एरियाज फ्रॉम द उज्बेकिस। मैंने आपको बताया, आप अपने रिश्तेदारों से परेशान हैं और आपके रिलेटिव्स बार बार यही पूछ रहे हैं कि भैया क्या हुआ, यूपीपीसीएस का एक रिजल्ट आ गया, उसका क्या हुआ, है ना। ऐसा ऐसा आपसे बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, कि ये हमें उज्बेकीस जीने ना देंगे। ये उज्बेकीस कोई और नहीं, आपके रिलेटिव्स ही हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो गौर से जान लीजिए, गौर से समझ लीजिए, ये उज्बेकीस आपको बार बार परेशान कर रहे हैं और आपको एक सेफ जगह चाहिए, आपको सेफ जगह चाहिए ताकि वो आपको परेशान ना कर सकें। तो यहां पर जो है बाबर इसलिए क्या करना चाहता है, अपनी कैंपेन जो है वो इस कंटिनेंट्स की ओर जाता है और इस जगह वो इस आपके इंडिया की तरफ रुख करता है। ये हम देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा वी हैव गॉट द इन्विटेशंस फ्रॉम द इंडियन रूलर्स। हमें कुछ इन्विटेशंस भी मिले हुए हैं, और ये इन्विटेशंस किससे मिले हैं, राणा सांगा से मिला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी। दीज आर द अनसेटिस्फैक्टरी या असंतुष्ट जो है रूलर हैं, और वो इब्राहिम लोदी को हटाना चाहते हैं। और इस वजह से हमने देखा कि कहीं ना कहीं इनकी कैंपेन आपको यहां देखने को मिलेगी।
ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से सिचुएशंस बन रही है जिसकी वजह से बाबर जो है वो कहीं ना कहीं अटैक करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा ही इज गेटिंग द मोटिवेशन फ्रॉम द एंसेस्टर। मैंने आपको बताया था उसके जो पूर्वज हैं वो तैमूर वंश से आते हैं, एक मंगोल वंश से आते हैं, ठीक है। तो वो चाहता है कि जो काम तैमूर ने अधूरा छोड़ा था और जो कुछ तैमूर के पास था वो वाला एरिया तो हम जीत लें, और इसके अलावा हम कंप्लीट पंजाब को भी जीत लें, ऐसा वो कह रहा है और ऐसा वो बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इन ऑल दीज रीजंस बिहाइंड द इन्वेजन ऑफ द इंडिया, ये सारे के सारे कुछ कारण मैंने एक समराइज वे में रखने की कोशिश की है, ठीक है, और ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि वो बाबर इंडिया पर अटैक क्यों कर रहा है। अब क्या होता है, द रिजल्ट ऑफ द बैटल्स, ठीक है, इस बैटल की एंडिंग क्या होती है, इस बैटल का क्या होता है। इस बैटल में हम देखते हैं लोधी वंश जो है वो खत्म हो जाता है, और लोधी वंश के साथ साथ हम यूं कहें कि दिल्ली सल्तनत भी खत्म हो गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ओके, ठीक है, दैट इज नॉट, ठीक है। द नेक्स्ट वी विल फाउंड ए न्यू डायनेस्टी, और अब हम एक नई डायनेस्टी की फाउंडेशन रखने वाले हैं, एंड दिस न्यू डायनेस्टी इज नथिंग बट द नेम इज कॉल्ड द मुगल। स्वागत नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो है मुगल डायनेस्टी जो है वो फाउंडेशंस के तौर पर आती है। इंडिया को इकोनॉमिकल लॉसेस होते हैं भाई, ये तो देखिए होता ही है, वॉर होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, उसके बाद होगा। और पानीपत की विजय के साथ ही दैट विद द विक्ट्री ऑफ द पानीपत द नेक्स्ट फ्लोर ऑफ हिज इंडियन विक्ट्री वाज डिसाइडेड। इस तरीके से हम देखते हैं द पानीपत का युद्ध जो है वो एक हमला है, एक आपका अटैक है, ठीक है। लेकिन इस युद्ध के बाद ही बाबर इज गोइंग टू डिसाइड इन इंडिया टू सेटल डाउन इन इंडिया, ना, वो अपना साम्राज्य यहाँ पर बसाने की कोशिश करता है, वो अपना घर यहीं बसाने की कोशिश करेगा। और जब यहाँ पर बसाने की कोशिश करेगा तो एक नेक्स्ट बैटल जो है वो कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहा है, बिकॉज ठीक है अभी तक जितने भी इन्वेडर्स आए हैं दे डोंट वांट टू सेटल डाउन, ठीक है, एक्सेप्ट द गौरी। हम देखते हैं कि जितने भी इन्वेडर्स आ रहे हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या है, वो आक्रमण करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं। राणा सांगा या दौलत खान लोधी या अफगानियों को केवल ये पता था कि आएगा, लूटेगा, चला जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो सका या ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसी सिचुएशंस आपको देखने को मिल रही है, और जब ऐसी सिचुएशंस देखने को मिलेगी तो आपको कुछ ना कुछ घटनाएं देखने को मिलेंगी, और वो घटना आपको नेक्स्ट बैटल के रूप में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक घटना की वजह से दूसरी घटना को जोड़कर समझ सकते हैं, या हम ऐसा कहें पानीपत का रिजल्ट, पानीपत बैटल का एक रिजल्ट है, दिस इज द रीजन ऑफ द नेक्स्ट बैटल, ये कहीं ना कहीं अगले वाले बैटल का कारण होगा, और अगला वाला बैटल कौन सा होगा ये आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाउंडेशन रख रहे हैं। अब यहां पर हम देखते हैं वो अगला बैटल है, वो है जो अगला बैटल है वो है आपका राणा सांगा के साथ होगा, और इसी वजह से जो है उनकी एम्बिशंस को धक्का लगता है। द रूलर्स ऑफ द राजपूत्स आर शॉक्ड बिकॉज दे वांट टू कैप्चर दिल्ली, ठीक है, वो दिल्ली पर जो है वो अपना शासन रखना चाहते हैं, या दिल्ली में जो है वो अपना शासन बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं। और यहां पर हम कहीं ना कहीं देखेंगे दे आर नॉट हैप्पी इन सच कंडीशंस, ठीक है। वी विल ऑब्जर्व अनदर बैटल, एंड दिस अनदर बैटल नेम इज कॉल्ड द बैटल ऑफ खानवा। खानवा के पास एक लड़ाई होगी, और ये अगले वर्ष ही होती है, एंड ईच एंड एवरी ईयर, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था कि बाबर जो है वो एक के बाद एक कई एग्जाम्स देते हैं, नाउ ही इज गोइंग टू सक्सेस, ठीक है। देखिए अब कितना कुटा पिटा है, ठीक है, कितना एक्सपीरियंस आदमी है, ठीक है, उसने कितनी सारी चीजें सीख ली हैं, और जब इतनी सारी चीजें सीख ली हैं इन सच कंडीशंस ही विल, दैट मींस, ठीक है, डेफिनेटली कॉन्क्योर द बैटल, ठीक है। और इस युद्ध में हम देखेंगे कि बाबर जो है, बाबर के अगेंस्ट में राणा सांगा खड़ा हो जाता है, जो कि राजपूत कम्युनिटी का एक रूलर है, और ये राजपूत कम्युनिटी का रूलर भी जो है वो दिल्ली को कैप्चर करना चाहता है। लेकिन एक्चुअली ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। राणा सांगा जो है वो दिल्ली की ओर बढ़ना चाहता है, बाबर जो है वो दिल्ली में बैठा हुआ है, सीधी सी बात है। और राणा सांगा को सपोर्ट कौन करेंगे? राणा सांगा को सपोर्ट जो है वो करेंगे अफगानीज, और अफगानीज कौन है? महमूद लोधी एंड द मेदिनी राय। देखिए महमूद लोधी वाज द ब्रदर ऑफ द इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी क्या करेंगे? ये अपने भाई का बदला लेना चाहते हैं। दे वांट टू रीस्टेबलाइज द अफगानी एम्पायर, ठीक है, पापा का, चाचा का, मामा का। तो ये हमारा फैसल खान पार्ट 2 है, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये केवल भाई का बदला लेना चाहते हैं, अपने साम्राज्य का बदला लेना चाहते हैं। इब्राहिम लोधी को के हार के पीछे कौन था? आप देखेंगे इब्राहिम लोधी के हार के पीछे जो है वो आपको देखने को मिलेंगे
बाबर, और बाबर से बदला लेना चाहते हैं। और जब ये बाबर से बदला लेना चाहते हैं तो यहाँ लड़ाई चल रही है, एक कुंभ का मेला चल रहा है ऐसा कह लीजिए, और कुंभ के मेले में राणा सांगा जो है वो क्या कर रहा है, बाबर को नहला रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है, डुबकी मारने की कोशिश कर रहा है। तो हम भी क्या करते हैं, इस कुंभ के मेले में कूद जाते हैं, और महमूद लोधी जो है वो राणा सांगा को सपोर्ट करता है। मेदिनी राय भी आ जाता है जो मालवा का शासक होता है, ठीक है। और ये कुंभ का मेला जो है वो भरा जाएगा कौन सी जगह पर, खानवा में, और खानवा में लड़ाई होगी। लेकिन ये खानवा की लड़ाई दैट इज नॉट इन फेवर ऑफ दिस अलायंसेस। राणा सांगा यहां हार जाता है ड्यूरिंग द वॉर। हम देखते हैं कि ये लोग उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन राणा सांगा हार जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया, रिजल्ट सारे के सारे फेवर में होंगे, और इसका कारण मैंने आपको बताया है कि बाबर जो है वो डिसाइड कर देता है कि अब हम इंडिया में ही रहेंगे। तो दिस इज द रीजन, ठीक है, दिस इज द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। अब होता यह है कि कहानी इस तरीके से बढ़ती है कि इस युद्ध के दौरान या इस युद्ध के पहले ही जो बाबर के जो आपके सैनिक हैं वो क्या कहते हैं, बोला बहुत थक गए हैं, ठीक है, अब हम जो है वो नहीं करना चाहते हैं युद्ध। और जब हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं तो वो रिलैक्स होना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, ठीक है, और वो वाइन पीना चाहते हैं। सीधी सी बात है, दे आर नॉट गोइंग अहेड, ठीक है, वो आगे नहीं जाना चाहते। इन सच कंडीशंस बाबर क्या करता है, अपने सैनिकों को मोटिवेट करता है और बोला कोई रात में नहीं पिएगा, कल हमारा नेक्स्ट एग्जाम है, ठीक है, कल हमारा नेक्स्ट एग्जाम है, और तुम लोग जो है यदि वाइन पी के पड़े रहोगे तो नेक्स्ट एग्जाम देने कौन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। जनरली इंजीनियरिंग में ऐसा चलता रहता है ना, तो वहां से भी आप समझ सकते हैं कि तो कल एग्जाम है और आप जो है रात में यदि आप पीकर पड़े रहेंगे तो क्या होगा, सुबह आप उठ नहीं पाएंगे। इन सच कंडीशंस वो क्या कर देता है, सारी की सारी बोतल को तोड़वा देता है, कोई भी ड्रिंक नहीं करेगा, इस तरीके से बोला जाता है। और एक बोला जाता है कि ये एक जिहाद है, दिस जिहाद इज नॉट ए रिलीजियस जिहाद। ध्यान देना, रिलीजियस नहीं होती है, इसका उद्देश्य पॉलिटिकल होता है, क्योंकि वो लोगों को यूनाइटेड करना चाहता है। बाबर जो है वो कट्टर है, बट यहां पर कट्टरता का मतलब इतना भी कट्टर नहीं है कि वो क्या है, रिलीजन्स जो है उसको लेकर वो करे, ठीक है। हाँ, यहां पर ये बोलता है कि अब हमें क्या करना है कि हमें युद्ध लड़ना है, और ये जो है बताता है दैट मीन्स ठीक है इस्लाम के लिए युद्ध करना है, लेकिन इसका उद्देश्य या ऑब्जेक्ट जो है वो रिलीजियस बिल्कुल नहीं है, वो है पॉलिटिकल उद्देश्य। पॉलिटिकल उद्देश्य इसलिए है क्योंकि वो क्या करना चाहता है, लोगों को मोटिवेट करना चाहता है। तो ही वाज दिस इट वाज द क्वालिटी ऑफ द बाबर टू वांट टू मोटिवेट द पीपल्स। ये बाबर की क्वालिटी है, ध्यान दीजिएगा, जो एक लीडरशिप में होती है, एक लीडर में होती है, और यहां पर वो लीडरशिप क्वालिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और बोलते हैं हम आपको टैक्स जो है वो खत्म कर देंगे, एक प्रकार का टैक्स है। इस टैक्स की ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती है कि किस टाइप का टैक्स होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको आप समझ सकते हैं। ऑलराइट, तो ये एक टैक्स खत्म करने की बात की जाती है, और आपके प्याले तोड़वा दिए जाते हैं, कोई अब वाइन नहीं पिएगा, ठीक है। व्हाट विल हैपन आफ्टर द बैटल, बैटल के बाद हम देखते हैं द कंडीशन ऑफ बाबर इज बिकेम द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। बाबर की जो पोजीशन होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और दिल्ली और आगरा के रीजन में जो है उसकी स्थिति मजबूत हो चुकी है। इसके बाद बाबर जो है कुछ और क्षेत्रों को जो है जीत लेता है, इसमें ग्वालियर और धौलपुर भी शामिल हो जाता है। तो मोटे तौर पर आप देख लिए, दिल्ली आपका हो गया, आगरा आपका हो गया, ठीक है, धौलपुर आपका हो गया, और आपका ग्वालियर आपका हो गया। ये मोटे तौर पर ये नॉर्थ वाला बड़ा बड़ा रीजन जो है वो आपके हाथ में आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए पीछे आप थोड़ा देखेंगे कि यहां पर क्या है कि मेदिनी राय एक मालवा का रूलर होता है ना, मालवा का रूलर होता है। और बाबर बोलता है कि तुम यहाँ चिंटू पिंटू टाइप से हो, ठीक है, अब रुक जाओ, तुमने अभी खानवा के युद्ध में जो है वो पार्टिसिपेशन किया है राणा सांगा की तरफ से, रुको अभी हम तुम्हें देखते हैं, और अगला अटैक वो वहीं पर कर देता है। लेकिन उसके पहले जो है हम एक उपाधि लेंगे, एंड दिस उपाधि इज कॉल्ड द वॉरियर। वॉरियर का मतलब योद्धा, योद्धा का मतलब लीडर, लीडर का मतलब लोगों को मोटिवेट करने वाला। समझ में आया। तो एक बार में जैसे ही कहा कि अमरेंद्र बाहुबली, मृत्यु मृत्यु जो है सामने है, आपको लड़ना है, ठीक है। तो ये जो कथन या जो स्टेटमेंट जो दे रहे हैं वो आपके वॉरियर या लीडर ही देते हैं, और इस तरीके से वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ ही वो मिशनरीज का भी काम कर रहा है, धर्म प्रचारक का काम करता है। एंड दिस काइंड ऑफ द टाइटल इज नथिंग बट द नेम इज कॉल्ड द गाजी।
कुछ कारण हैं जिसकी वजह से युद्ध के में राजपूत हार जाते हैं, थोड़ा सा ऐसा हम देख सकते हैं। तो देखो ये तो क्वालिटी है भाई बाबर की। बाबर जो है वो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, ठीक है। उतने सारे उसने युद्ध लिखे हैं, इतने सारे मैचेस खेले हैं कि उसका एक्सपीरियंस जो है वो काम आता है, ठीक है। जैसा होता है ना फाइनल में क्या होता है, टीम पहुंच जाती है और फाइनल में पहुंचने के बाद हार जाती है, ठीक है, डिफीट हो जाती है। तो यहां पर इनको अनुभव बहुत ज्यादा है, आखिरी समय तक लड़ने का जज्बा जो है वो है बाबर से सीख सकते हैं। तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ द बाबर एंड दिस इज द क्वालिटी ऑफ द लीडर्स, और इनसे हम काफी कुछ सीख सकते हैं। बाबर के द्वारा उपयोग किया गया आर्टिलरी, ठीक है, हमने देखा है पीछे भी वो कितने सारे आर्टिलरीज का उपयोग कर रहा है जिसकी वजह से यूज कर रहा है। द टेक्निक्स ऑफ द बाबर, ठीक है, बाबर ऐसी टेक्निक्स का उपयोग कर रहा है जो टेक्निक्स आपको पीछे मतलब ना केवल पानीपत का युद्ध जिताती हैं बल्कि आपको बहुत सारे और बैटल भी यहां पर बता देते हैं। तो इस तरीके से हमें तुलगमा पद्धति हमने पीछे ऑलरेडी देख लिया है। राजपूत की सेना में अनुशासन का अभाव। देखो राजपूत कम्युनिटीज जो है वो यूनाइटेड नहीं है, यूनाइटेड नहीं है तो आपका जो कह सकते हैं डिसिप्लिन जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा और इस वजह से वो कहीं ना कहीं हार जाएंगे बैटल। तो देखिए राजपूत सेना का कंसेप्ट आप वैसे ही समझ लीजिए कि दे आर नॉट यूनाइटेड, नॉट इन द टाइम ऑफ द दैट मीन्स द राजपूत एरा। वो राजपूत एरा में देखिए वो कैसे थे, ये इस तरीके से था, है ना। जब इस टाइम पर वो यूनाइटेड नहीं हुए, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे यूनाइटेड नहीं हुए, तो अब तो और देख सकते हैं कि भैया दुश्मनी हो सकती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनके बीच में, इसके अलावा एक कारण और होता है, रायसेन के शासक जो हैं वो कहीं ना कहीं जो एक तरह से ट्रेटर का काम करते हैं, देशद्रोह का काम करते हैं, ये सब चीजें हो जाती हैं। राणा सांगा द्वारा वयाना के दुर्ग पर अधिकार करने के तुरंत बाद बाबर का आक्रमण करना। राणा सांगा थोड़े से क्या होते हैं कि मतलब लड़ाई करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स के मोड में चले जाते हैं। जैसे हमारी गवर्नमेंट जो है वो जनवरी फरवरी में जो है वैक्सीन आने के बाद थोड़ा रिलैक्स मोड में आ गई, हमारी जनता भी जो है वो रिलैक्सिंग मोड में आ गई। और इस रिलैक्सिंग मोड का परिणाम आप सभी को पता है कि आज हम फिर से जो है 1.5 लाख हो गए, ठीक है। बधाई हो, हम 1.5 लाख हुए, है ना, वो ऐसा कहते हैं ना, ठीक है। दैट मीन्स, ठीक है, एंड इट वॉज द हाइएस्ट, सभी तक का सबसे, वो वुहान में जो है मोटे तौर पर जो केसेस की संख्या थी वो 80,000 थी टोटल, है ना। और हमारे यहाँ तो रोज वुहान बन रहे हैं, रोज वुहान पैदा हुए हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि बधाई हो, वुहान पैदा हुआ है, वुहान इंडिया में पैदा हुआ है, वुहान महाराष्ट्र में पैदा हुआ है, वुहान अलग अलग जगह पर पैदा हुआ है। तो मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आप सभी लोगों को विदेशी नागरिक बनने की बधाई। इंडिया में रहकर आपको यदि भारत में 1.5 लाख लोग जो है वो विदेशी हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैं विदेशी इसलिए कह रहा हूँ कि ये वायरस विदेशी है और जो लोग 1.5 लाख लोग हुए हैं पैदा, उनमें से किसी ने भी शायद मेरे ख्याल से बाहर नहीं गए होंगे, मोटे तौर पर ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। खानवा के युद्ध के परिणाम की यदि हम थोड़ा सा डिस्कशंस कर लें तो हम देखेंगे द राजपूत पावर जो है दैट इज केम टू एंड इन द नॉर्थ इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में राजपूत को एक बड़ा झटका लगा और ये झटका लगा तो ये राजपूत कम्युनिटीज जो है वो वेंटिलेटर पर आ जाएगी, डाउनफॉल हो जाएगा। मुगलों को अब चुनौती देने वाला या चैलेंज करने वाला अब कोई खास पावर नहीं रही, ठीक है। और यहाँ हम देखते हैं कि बाबर के लिए जो है मुगल साम्राज्य का काम या उसका एक्सपेंशन करना बहुत आसान होगा। भाई आपके सामने कोई टिकने लायक ही नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। देखो इसको ऐसे समझ लीजिए, मोदी गवर्नमेंट जो है वो एक तो क्या है कि दैट मीन्स, ठीक है, वो यूनाइटेड करने का काम कर रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ विपक्ष भी तो कमजोर है और जब विपक्ष कमजोर होगा तो आपको काम करने में आसानी होगी, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। सामने की पार्टी में कोई लीडर ही नहीं है और लीडर नहीं है तो क्या है, आप अपना मनमानी कर सकते हैं। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है दिस इज द बाबर के लिए मुगल में साम्राज्य की स्थापना करना जो है वो काम आसान हो गया। क्यों? क्योंकि सामने कोई लीडर ही नहीं रहेगा, तो ना रहेगा लीडर, ना रहेगा प्रतिरोध, ना रहेगा आपका विपक्ष, ठीक है। अब राजनीतिक केंद्र बिंदु अब काबुल के स्थान पर भारत हो गया। ये हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं? 1504 में हमने देखा था बाबर किस तरीके से काबुल को जीत लेता है और 1519 के आसपास पर वो हम देखते हैं बाजौर पर जीतने की कोशिश करता है एंड फाइनली ही इज गेटिंग द सक्सेस इन द 1526। तो मोटे तौर पर अब आप देखिए द पावर इज गोइंग टू ट्रांसफर फ्रॉम द काबुल टू इंडिया, और अब ये राजनीतिक केंद्र बिंदु का जो पॉइंट है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इस तरीके से बाबर के काम हो रहे हैं और खानवा के युद्ध का हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। देखिए इस युद्ध ने
इस युद्ध ने ये डिसाइड कर दिया है कि अब जो है दैट मीन्स राजपूत कम्युनिटी जो है वो वेंटिलेटर पे जा चुकी है और एक नया साम्राज्य जो है वो सिक्योर हो चुका है। दैट मीन्स ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत को रिप्लेस करके आएगा। देखो यहां पर एक्चुअली कहानी वही है, थोड़ा सा ऐसा समझ लीजिए। देखो यहां पर क्या है, दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत जो है वो वैक्यूम में जा रही है। वैक्यूम का मतलब है पॉलिटिकल वीकनेस की बात कर रहे हैं ना। अब ये दिल्ली सल्तनत को भरने का काम कौन कर रहा था? भरने का काम जो है राजपूत करने की कोशिश कर रहे थे। राजपूत चाह रहे थे कि इस वैक्यूम को हम क्या करते हैं, भर दें, लेकिन राजपूत तो यहां पर हार गए। इसको फाइनली किसने भरने की कोशिश की? बाबर ने। और यहां पर एक नया साम्राज्य स्थापित हो गया एंड दिस न्यू डायनेस्टी इज द नेम इज कॉल्ड द मुगल। सेम ऐसा ही होगा 1761 के बैटल में। 1761 में जब आप बैटल ऑफ पानीपत थर्ड देखेंगे, वहां भी सेम कंडीशन बनेगी। दिल्ली में कौन है? दिल्ली में आप देखेंगे मुगल हैं, ठीक है। और मुगलों को रिप्लेस करने के लिए एक पावर नीचे डेवलप हो रही है। दिस पावर नेम इज कॉल्ड द मराठा। लेकिन मराठा जो हैं वो इस दिल्ली पर शासन नहीं कर पाएंगे, दिल्ली पर शासन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहां से मराठा को एक फटका लगेगा 1761 का। तो ये बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है। खानवा का बैटल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बैटल ने डिसाइड कर दिया कि दिल्ली सल्तनत पर वैक्यूम, मतलब दिल्ली पर जो है खत्म होने के बाद अब मुगलों का शासन होगा। अब राजपूत इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये आप ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कहानी अभी अधूरी है बाबर की। बाबर जो है वो चंदेरी के युद्ध में जो है हराएगा मेदिनी राय को। मेदिनी राय वही व्यक्ति है जिसने क्या है प्रीवियस बैटल में अफगानियों का साथ दिया था, और अब तुम्हें जो है पिटाई होनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो अगला जो है इनका अटैक होता है मेदिनी राय के लिए। आगे हम देखेंगे मेदिनी राय के बाद अब ये जो है वो घाघरा के युद्ध की ओर बढ़ता है, और घाघरा के युद्ध में जो है वो अफगानी जो है थोड़ा बहुत यहां पर दिक्कत कर रहे हैं। अफगानी वही हैं जो क्या है, सत श्री अकाल, लेट हो गया आज आने में, ठीक है जी बहुत बढ़िया आप आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है कोई बात नहीं है। तो अकाल भी खत्म हुआ आपके आने से, ठीक है ना, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और आपको हमारा सत श्री अकाल, ठीक है। अफगानी वही हैं जिनको हमने इब्राहिम लोदी को हराया था, और इब्राहिम लोदी का एक ब्रदर है महमूद लोदी, और महमूद लोदी वापस जो है वो क्या करना चाहता है, वो अफगानी एम्पायर को स्टेबलाइज करना चाहता है। इसी वजह से उसने राणा सांगा की मदद की थी, ठीक है। और यहां पर फिर से वही चीज है। तो अफगानी अभी ये बचे हुए हैं, सीधी सी बात है, ठीक है, अभी ये बचे हुए हैं, पिटे नहीं है ज्यादा अच्छी तरीके से, तो इसलिए बार बार ये क्या करना चाहते हैं, अपनी कैंपेन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और घाघरा के युद्ध में अफगानी जो हैं वो आपके बाबर को चैलेंज करेंगे। तो महमूद लोदी वॉज अ लीडर। अब महमूद लोदी का एक रिलेटिव भी होता है, ठीक है, और वो रिलेटिव कौन होता है, नुसरत शाह। डू रिमेंबर मैंने आपको ये बताया था जब बाबर इंडिया में आता है तो वो 5 मुस्लिम शासकों की बात करता है, एंड ही वॉज वन ऑफ देम दैट इज लोकेटेड इन द बंगाल। बंगाल में आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। तो जिसने इब्राहिम लोदी की बेटी से विवाह किया, तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि भाई रिलेटिव है, ठीक है, और रिलेटिव है तो भैया कहीं ना कहीं मदद करनी होगी, और इस तरीके से इनकी मदद के द्वारा जो है एक बैटल लड़ा जाएगा। तो महमूद लोदी को ओवरऑल सपोर्ट कर रहा है नुसरत शाह, एंड दिस बैटल इज अगेंस्ट द बाबर दैट वाज इन 1529। 1529 में हो गया एक बैटल, और इस बैटल का परिणाम होगा कि आपने एक ज्वाइंट फोर्स को हरा दिया है, ज्वाइंट फोर्स ऑफ द अफगानीज एंड द रूलर ऑफ द बंगाल। इन सच कंडीशंस यू विल दैट मींस टेक कंक्योर द एरिया ऑफ द लॉन्ग दैट इज द ब्रॉड एरिया ऑफ द बंगाल एंड बिहार। और इस युद्ध के परिणाम के बाद ये फिक्स हो चुका है कि अब जो है मुगल जो है मजबूत हो चुके हैं, क्योंकि आपने लगातार एक के बाद एक इतने सारे बैटल किए, एंड फाइनली बाबर हैज बीन परमानेंटली एम्पावर्ड टू द इंडिया, और वो संयुक्त सेना को हराकर स्थायी रूप से यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएगा। ये है कहानी बाबर की। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। और इस तरीके से बाबर जब अपना स्टेबलाइजमेंट यहाँ कर देता है तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें समझना होगा कि बाबर किस तरीके से अपने आप को मजबूत कर लेता है। अब बाबर की कहानी तो आपको समझ में आ चुकी है। 1526 में आए, और 1526 से वो 1530 में जो है आपको रूल करेंगे। क्यों 1530 में उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये काबुल की ओर जाते हैं, और काबुल की ओर जाने के समय रास्ते में इनकी डेथ हो जाती है, ऐसा हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से कहानी देखने को मिलती है।
अब यही होता है ना, ठीक है, सत्ता हासिल हो जाने के बाद क्या होता है कि फाइनली उनकी डेथ हो जाती। तो काबुल से जब ये मतलब निकलते हैं तो आगरा में इनका डेथ हो जाता है और फिर उसके बाद इन्हें वहीं दफना दिया जाता है। दिस जो इनका जो लास्ट सेरेमनी होता है, जो अंतिम संस्कार कह सकते हैं या जिनको दफनाने की प्रक्रिया है, वो उनको नूर ए अफगान में होता है। नूर ए अफगान एक कह सकते हैं आपका गार्डन है, दैट वाज मेड बाय द बाबर। बाबर ने एक गार्डन बनाया था और जब ये गार्डन बनाया था तो इसे कहा गया आराम बाग, और इसमें ये आराम से लेट गए, लेकिन इनको आराम नहीं मिला। आराम इसलिए नहीं मिला ऐसा हम कह सकते हैं क्योंकि इनकी आत्मा जो है भटकती थी। मतलब ये आत्मा आत्मा का चक्कर नहीं, वो तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। बट ही वॉज नॉट हैप्पी इन द आगरा, दैट्स वाई ही वॉज, ठीक है, इन्हें वापस जो है काबुल में दफनाया गया। मतलब एक्चुअली क्या है, देखिए इनको क्या है, अपने वतन से बड़ा लगाव था और वतन इनका यहाँ ही नहीं था, ठीक है। वतन की जो खुशबू होती है ना, जब कैसे अभी आपको कभी मौका मिले बाहर जाने का तो आपको वतन बहुत याद आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। होता ये है कि हमें वतन के कचौड़ी याद आ रहे हैं, वतन के हमें समोसे याद आ रहे हैं, वतन का हमें खाना याद आ रहा है, वहां पर जो है वो आपको वो टेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। वहां लोग ना मिलते हैं, ठीक है, लोग नहीं मिलते आपको। मान के चलिए कोई आपका झुमरी तलैया का भी व्यक्ति मिल जाएगा तो आप उसको गले लगाएंगे, बोला बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, कहाँ से, बोला झुमरी तलैया से, ठीक है। तो अटैचमेंट जो है वो बहुत होता है, ठीक है। और इसी वजह से बाबर साहब जो है उनको भी मजा नहीं आ रहा है इस कब्र में, दैट्स वाई इनको क्या है बाद में काबुल में दफनाया जाता। तो ये याद रखिएगा, थोड़ा समझ लीजिएगा। आराम बाग का निर्माण बाबर नहीं करवाया था, जैसे मैंने अभी अभी आपको समझा दिया है, ठीक है। कुषाण के बाद द इंपॉर्टेंस ऑफ बाबर की यदि हम बात करें, आफ्टर द कुषाण, ठीक है, तो कुषाण के बाद काबुल और कंधार जो है वो पहली बार जो है वो इंडिया के रूलर्स के पास आया। तो कुषाण वंश याद होगा 78 AD वाला, ठीक है। तो देखिए मोटे तौर पर लगभग लगभग 1500 साल हो चुके हैं और ये बड़ा ही लंबा टाइम पीरियड आता है। घर की याद ज्यादा आती है बाहर जाने के बाद। बिल्कुल सही कहा आपने जॉन साहब, ठीक है, वो जो दाल चावल है वो कहीं और नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो कुषाण के बाद ये बाबर का ही एक खास अंदाज था जिसकी वजह से काबुल और कंधार जो है आप उसको जीत पा रहे हो। काबुल और कंधार जो है वो एक तरह से एक प्रवेश द्वार की तरह है इंडिया में। यदि आपने उन चीजों को कंट्रोल कर लिया, इंडिया में आपने उन जगह को कंट्रोल कर लिया तो आप अपने एम्पायर को बचा सकते हैं, क्योंकि यही तो एक गेट है, आप रास्ते पे ही बैठ गए हैं और रास्ते पे आपको ये कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके की सिचुएशन यहां पर देखने को बन रही है और ये सिचुएशंस हम यहां पर देख रहे हैं, करेक्ट है। आगे देखते हैं और आगे समझते हैं कहानी है बाबर की और क्या चीज है। बाबर जो है वो थोड़े से इनमें कुमार विश्वास के गुण पाए जाते थे, ऐसा हम समझ सकते हैं। और ये क्या एक वर्स जो स्टाइल है, पद्य शैली उसका विकास करते हैं जिसे मुंबई यान कहा जाता है, ठीक है। तो एक कह सकते हैं कि ही वॉज द पर्सन, ठीक है, जो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे आपको जफर साहब मिलेंगे आगे चलकर, ठीक है। तो वैसे ही आप समझ लीजिए। बाबर की तुलना जो है वो इंग्लैंड के रूलर हेनरी IV से की जाती है, इनकी कैंपेन की वजह से, थोड़ा सा ऐसा हम समझ लेंगे। और फाइनली ही इज राइटिंग द तुजुक-ए-बाबरी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुगल साम्राज्य को जानने का एक बहुत अच्छा सोर्स है और वो है आपका तुजुक-ए-बाबरी। एंड तुजुक-ए-बाबरी इज नथिंग बट दैट इज द बाबरनामा एंड दैट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द बाबर। एंड दिस बुक इज गोइंग टू ट्रांसलेट बाय द A.S. बेवरीज, ठीक है। और ये है वो बुक जिसको इन्होंने ट्रांसलेट किया। द बाबरनामा दैट इज द मेमोरी ऑफ द बाबर। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा अमेजोन पर, ठीक है। दैट इज A.S. बेवरीज, ठीक है। बट इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कभी मौका मिले तो देख लीजिएगा, भाई ये बाबर है, ये उनका आधार कार्ड का फोटो लगा हुआ है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे। ट्रांसलेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल तुर्किश, ठीक है, टैक्स ऑफ द बाबर, ठीक है, दैट इज, ये देखिए पूरा नाम लिखा हुआ है बाय द A.S. बेवरीज। तो ये उनकी बुक का नाम है, पूरा डिटेल है यहाँ पर और इस तरीके से आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं इस। अब बाबर जो है ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 5 रूलर के बारे में वो चर्चा करता है और 5 रूलर्स में कुछ नाम आपको देखने को मिलते हैं। बाबर का थोड़ा सा हम देख लेते हैं, उसका मूल्यांकन है, दैट मीन्स, ठीक है, वो क्या है, किस तरीके से काम करके चला गया। ही वॉज ए सोल्जर, ठीक है, वो सोल्जर था, बिल्कुल सही है, ठीक है। ए बोर्न वॉरियर, 13 साल 12 से 13 साल में वो क्या है, वो सत्ता में आ चुका था, ठीक है। हमारे यहाँ कई लोग जो है 40 प्लस हो जाते हैं, 45 हो जाते हैं और अभी भी कहे जाते हैं युवा, ठीक है।
और वो जिम्मेदारी लेने से घबराते हैं। ठीक है, उसका उदाहरण अच्छा राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी साहब ने जो है वो आप देखेंगे 2004 से उनकी पार्टी 14 तक सत्ता में रही, और यदि वो शायद एक आध पोस्ट वहां ले लेते, वहां काम कर लेते, तो एक कंसेप्ट बन जाता। ठीक है, और कहीं ना कहीं लीडरशिप में रहते तो थोड़ा सा क्या हो जाता, और शायद हमारा विपक्ष या जो है वो भी मजबूत हो जाता। वो बात अलग है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, बट फिर भी आप उसको आसानी से समझ सकते हैं, कह सकते हैं, और ये कहानी आपको देखने को मिलेगी। अब लेकिन यहां पर जो है वो एक वॉरियर है, सिपाही है, और एक आपका स्किल्ड पॉलिटिशियंस भी है, डिप्लोमेट्स भी है, और उसने बहुत सारी चीजें ऐसी सीखी जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि उसमें बहुत सारे क्वालिटीज हैं, एंड दीज काइंड ऑफ द क्वालिटीज इज नॉट फाउंड इन ए सिंगल पर्सन। ठीक है, तो इस तरीके से कहा जाने वाला है। बाबर अपने युग के एशिया के राजाओं में सबसे अधिक चैतन्य था, और किसी भी युग के राजाओं के बीच में उच्च स्थान होने पर आसीन था। बाबर वॉज द मोस्ट एनलाइटेड ऑफ द किंग ऑफ द एशिया। तो बाबर की क्वालिटी के बारे में विंसेंट आर्थर स्मिथ ये कहते हैं कि ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट रूलर्स इन ऑफ नॉट ओनली इंडिया बट कि एशिया के राजाओं में इसे गिना जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझा है बाबर के जो क्षेत्र हैं उनको हमने देख लिया। अब थोड़ा सा यहां देख लीजिए, अब ये कुछ मैप्स हैं, इन मैप्स का उपयोग हम हालांकि आगे करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसकी जो है जगह है उनको थोड़ा थोड़ा हम देख लेंगे। देखिए बाजौर आपको थोड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए कुंदुज मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, ये हिंदू कुश माउंटेन है, गजनी है, कंधार है। ठीक है, मुल्तान, अमृतसर, सरहिंद। सरहिंद याद रखिएगा, अभी हमें इसका उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, संभल, संभल उड़ीसा में, सॉरी आपका यूपी में आ जाएगा। ये अवध है, ये चुनार, चुनार का उपयोग अभी हम देखने वाले हैं हुमायूं के टाइम पे। सहसाराम लिखा हुआ एक्चुअली सासाराम है ना। ठीक है, दैट इज इन बंगाल। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे सहसाराम जो है यूपी में आता है। ठीक है, ये वाला एरिया बंगाल हो जाएगा, ये पूरा है ना, ऐसा कह सकते हैं। फतेहपुर सीकरी ये अभी हमें देखने को मिलेंगे अकबर के टाइम पर, और ये मोटे तौर पर बहुत सारी चीजें आपको इतना तो पता ही है। ठीक है, चलो, ये एम्पायर आगे चलकर औरंगजेब के टाइम पर कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हम देखने वाले हैं, ऐसा हम समझने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि आगे चलकर जो है और बाबर के जो उत्तराधिकारी हैं, बाबर के जो सक्सेसर हैं, दे विल कैप्चर द होल ऑलमोस्ट इंडिया। ठीक है, वो पूरे के पूरे इंडिया को कैप्चर कर लेंगे। थोड़ा बहुत ये नीचे का बचा रहेगा, बाकी ऑलमोस्ट सारे सेक्शन को ये कवर कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कहानी की बात होती है, और आगे आते हैं बाबर के बेटे, नाम है हुमायूं। हुमायूं का मतलब होता है सौभाग्यशाली, जबकि ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली शासकों में से एक है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, क्यों क्यों कहा जाएगा, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे और थोड़ा सा समझेंगे तो कहानी आपको देखने को मिलेगी। दुर्भाग्यशाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि सत्ता जो है वो इनको मिलती है। सत्ता ना कहो, इन्हें कांटों का ताज कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कांटों का ताज का मतलब है जो बाबर आया है, कहां से, फरगना से आया है, वो अपना एम्पायर यहां पर स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। तो इनका घर बस रहा है। ठीक है, और घर बसा नहीं, लुटेरे पहले आ जाते, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, और ये लुटेरे कौन है, ये लुटेरे हैं अफगानी। ठीक है, ये लुटेरे अफगानी हैं, और इन अफगानियों में एक नाम आता है शेर खान। नाम से ही समझ में आ रहा है, शेर खान, शेर को खा गया था, मतलब शेर को इन्होंने मार दिया था। एक्चुअली इनका बचपन का नाम तो टिंकू था, टिंकू नहीं, दैट मीन्स फरीद था। ठीक है, फरीद इनका नाम था, और ये फरीद जो है वो शेर को मार देते हैं, इसलिए शेर खान कहे जाते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य था हुमायूं के लिए कि ये जो टाइम पीरियड है वो शेर खान का भी टाइम पीरियड है। ठीक है, अब देखिए कैसे हो सकता है। तो राहुल गांधी जो है, ऐसा समझ लीजिए, राहुल गांधी खुद तो कुछ नहीं करते हैं, एक तो ये कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे तैसे यदि कर भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो है वो नरेंद्र मोदी के टाइम पीरियड में पैदा हो गए या उनके कंटेम्प्रेरी हो गए। तो ये बड़ी समस्या है। राहुल गांधी नाकारा है, ये तो चलो ठीक है ना, बट इनसे बड़ी समस्या ये है कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ये आ गए। अब नरेंद्र मोदी यही कहते हैं वो नाकारा है, वो नाकारा, अपनी जो नाकामियां भी है, अपनी जो ड्रॉबैक्स हैं या जो अपनी कमियां हैं उसको ना बता के दूसरा राहुल गांधी पर डाल देते हैं। तो ये है पॉलिटिकल सिचुएशन, सेम ऐसा ही है। हुमायूं जो है वो थोड़ा बहुत ठीक ठाक काम भी कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन इसी समय हम देखते हैं कि सिचुएशन ये बनती है कि इसी समय शेर खान जो है वो बन जाता है, मतलब
शेर शाह। तो ये सिचुएशन यहां पर कंफ्लिक्ट देखने को मिलती है, और जब दो व्यक्ति टकराते हैं तो जो योग्य होता है वही जीत जाता है, और योग्य व्यक्ति यहां पर शेर शाह है, ठीक है। और शेर शाह ही है शेर खान, और शेर खान ही जो है वो फरीद है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, यहां पर क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर हुमायूं का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है, और जैसा मैंने आपको बताया कि हुमायूं के साथ कुछ चैलेंजेस होते हैं, और सत्ता इनके हाथ से निकल जाएगी 15 साल के लिए, 15 ईयर्स, ठीक है। 15 साल के लिए सत्ता इनसे चली जाएगी, और 15 साल से सत्ता इनके हाथ से चली जाएगी तो ये भटकेंगे इधर उधर, और जब भटकेंगे तो क्या सोचेंगे, बोले यार एक काम करते हैं कि हमारा तो लक काम नहीं कर रहा, एक काम करते हैं शादी कर लेते हैं, और ये शादी कर लेंगे, और शादी के दौरान ही आपको देखने को मिलेगा अखबार, और जैसे ही ये शादी करते हैं इनका गुड लक काम कर जाता है, और 15 साल के बाद ये वापस सत्ता में आते हैं हुमायूं, और फिर सत्ता में आ जाते हैं। लेकिन सिचुएशन ऐसी बनती है, कभी कभी क्या होती है आपके फेवर में नहीं होती है, और जैसे ही इनको सत्ता मिली वैसे ही कुछ दिनों बाद ये फिर सत्ता चली भी जाती है, निपट जाते हैं भाई साहब, ठीक है। तो कहानी कुछ ऐसी ही है जैसा आप देखेंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इसलिए बोल रहा हूं कि मध्य प्रदेश में आप देखेंगे 15 साल तक, 15 ईयर तक जो है बीजेपी की गवर्नमेंट रहती है, करेक्ट है। और बीजेपी की गवर्नमेंट के बाद जब चुनाव होते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सत्ता में आती है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस सत्ता में जब आती है तो कमलनाथ सत्ता में आते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिचुएशंस जो है वो फेवर में नहीं होती, आगे चलकर ये होता है कि कुछ दिनों के बाद ही ये फिर से जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथ से चली जाएगी, सत्ता किसके हाथ में चली जाएगी, बीजेपी के हाथ में चली जाएगी। सेम कहानी वैसी ही है, सेम कहानी है हुमायूं की और आपकी शेरशाह सूरी की। अब देखिए कमलनाथ जो है वो यहां पर थोड़े दिनों के लिए आते हैं सत्ता में, वैसा ही कुछ यहां पर देखने को मिलेगा। कमलनाथ कोई और नहीं हमारे शेरशाह है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। और इसके पहले कौन है, हुमायूं हैं, और हुमायूं शेरशाह थोड़े समय के लिए आ जाते हैं, वापस जो है सत्ता किसकी आ जाएगी, हुमायूं की आ जाएगी। तो इतिहास अपने आप को दोहराता है, बस उसका नेचर चेंज हो जाता है और उसका प्रक्रिया चेंज हो जाता है। मैंने उस समय ही कह दिया था, क्योंकि मैंने उस समय यह कहा था कि शायद शेरशाह जो है वो आपका कुछ समय के लिए सत्ता में आ चुका है, वैसे ही कमलनाथ को कुछ ना हो जाए। कमलनाथ को कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन उनकी सत्ता जरूर चली गई, और इसके पीछे कारण बन गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहानी आपको समझ में आ चुकी होगी, ऐसा मैं उम्मीद कर देता हूं। तो ऑल पॉइंट्स आर क्लियर, ठीक है। फिर निर्मल जी कौन हुए? देखिए भाई, अपन अपना कैरेक्टर तो जो है हमें समझना है, ठीक है। तो कैरेक्टर को समझना है तो आपको जैसा है समझ लीजिएगा, ठीक है। कौन क्या है, कैसा क्या है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। हमें ऑब्जेक्ट को समझना है, हमारी हिस्ट्री को समझना है, और अभी के उदाहरण बहुत खास है। अभी देखिए मैंने कमलनाथ को यहाँ पर इस तरीके से शेर का बना दिया, बाकी शेरशाह जैसा कुछ काम तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये है वो मैप जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं, और जिस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हुमायूं जो है, अब हुमायूं का नाम ही देखने को नहीं मिलता, और हुमायूं जो है कहीं ना कहीं पावर को क्या करता है, या सत्ता को जो है अपने ब्रदर्स में डिवाइड कर देता है। सिचुएशंस आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि तैमूरी परंपरा होती है, और तैमूरी परंपरा ये कहती है कि हमें अपने एम्पायर को डिवाइड कर देना है अपने ब्रदर्स के बीच में, और इसी वजह से बाबर जो है, बाबर अपने बेटों के बीच में क्या है, सत्ता को डिवाइड कर देता है, और अपने भाइयों से जो हुमायूं जो है वो थोड़ा सा रिलेशन बना के रखता है इस तरीके से। तो काबुल और कंधार जो है वो कामरान के हाथ में होते हैं, हिंदाल के पास जो है अलवर वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। अस्करी के पास जो है वो संभल का एरिया होता है, अभी मैंने आपको बताया था यूपी वाले में, और हुमायूं जो है वो दिल्ली के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो दिस वाज द, और अपने भाई को भी थोड़ा बहुत दे देते हैं, और इनका जो एक भाई होता है जिसका नाम होता है बदख्शाह, ठीक है, वो सूबेदार होता है, ये मिर्जा नाम के होते हैं, ठीक है। तो एम्पायर को डिवाइड करने की जो प्रक्रिया है वो इन्होंने नहीं, मतलब इनकी परंपरा में है, तुर्क में है, ठीक है। जो हमने पीछे देखा था, है ना, जैसे इनके बाबर के बेटे, बाबर के जो भाई हैं वो भी क्या कर रहे थे, चैलेंज फेस कर रहे थे, चैलेंज दे रहे थे इनको, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा बाबर के, सॉरी, चचा जान, ठीक है, और ये चचा जान जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। अब हुमायूं क्या है, हुमायूं के सामने कुछ चैलेंजेस हैं। हुमायूं के सामने चैलेंजेस ये हैं कि उसे विरासत में ही क्या मिला हुआ है, विरासत में ही कांटों का ताज मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि विरासत में इसलिए मिला हुआ है कि अभी अभी मुगल साम्राज्य जो है वो जस्ट बना हुआ है, घर बसा नहीं है, और लुटेरे पहले आ गए। और ये लुटेरे कौन हैं? ये लुटेरे हैं आपके, सबसे पहले तो हैं शेर शाह,
ठीक है, शेर शाह मतलब या शेर खान मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद आपको दूसरा देखने को मिलेगा, गुजरात का एक शासक होता है जिसका नाम है बहादुर शाह, ये इन्हीं की उम्र का होता है, ठीक है, नाम से तो थोड़ा बूढ़ा सा लग रहा है, ठीक है, लेकिन बहादुर शाह जो है वो हुमायूं की जो एज है उसके लगभग लगभग साथ में होता है। तो हुमायूं की कुछ समस्याएं हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक है उसका एक वीक एम्पायर जो अभी अभी जस्ट बना हुआ है, जस्ट अभी अभी क्या है, एक चाइल्ड एज में है, बहुत ही यंग एज में है, और ये एक समस्या है। इसके अलावा अभी अब साम्राज्य बना ही है तो इसकी भी एक समस्या होगी, एक फॉल्टी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, क्योंकि इसको मैनेज कैसे करें, ठीक है। अभी तक आपने देखा कि एकता व्यवस्था चलती थी, और एकता व्यवस्था हमने देखी थी कब, दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। तो उसे प्रशासन में कुछ सुधार करना होगा, ठीक है, क्योंकि इनके जो फादर हैं वो बाबर लगातार बैटल में क्या करते हैं, ठीक है, बिजी रहते हैं। बाबर जो है वो वॉर में बिजी हैं, और इस वजह से ऐसी सिचुएशंस देखने को मिलती है कि उनको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वो नहीं कर पाते। इसके बाद हमें देखने को मिलेगा साम्राज्य का विभाजन। साम्राज्य का विभाजन का मतलब है ये अपने एम्पायर को जो है वो डिवाइड कर देते हैं। हालांकि हुमायूं जो है वो कभी इस चीज के पक्षधर नहीं होते हैं, लेकिन उसके पापा ने कहा था, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि वो अपने अपने एम्पायर को डिवाइड करता है, और जो इसके पतन का कारण भी बन जाएगा। दैट मीन्स ये यूनिटी में ही पावर है, आपको भी पता है, और यहां पर यूनिटी देखने को नहीं मिलती, बल्कि भाइयों के बीच में तनाव और टेंशन की स्थिति होगी, और इसी वजह से उसके भाइयों का सपोर्ट नहीं मिलता। डिफेक्टिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द रीजन ऑफ द हुमायूंस चैलेंजेस, ठीक है, और ये हुमायूं के प्रॉब्लम्स का एक खास कारण होता है। क्यों? क्योंकि आगे चलकर जब हम अकबर को देखेंगे, और अकबर इसमें इस ऑर्गेनाइज को जो है जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री दोनों को रिफॉर्म्स करते हुए मनसबदारी सिस्टम लेकर आएगा। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि अभी तक ऐसा कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये कहानी इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा एम्प्टी ट्रेजरी, हम यहां देखेंगे कि बाबर ने जो है वो लगातार 4 बैटल किए, और 4 बैटल जब वो कर रहा है, और बैटल करने के लिए पैसा खर्च होता है कि नहीं होता है, और हम यहां देखेंगे पैसा खर्च होगा, तो इसी वजह से ट्रेजरी जो है वो आपका खत्म हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं उसकी जो ट्रेजरी है वो इंपैक्टेड होगी। इसके अलावा उसके जो दोस्त हैं, उसके जो ब्रदर हैं, वो आपकी कॉन्फ्रेंसी कर रहे हैं। ये कहानी वही है जो इनके बाबर के साथ जुड़ी हुई थी, और ये कहानी को आप ऐसे समझ सकते हैं, कॉन्फ्रेंसीज ऑफ द रिलेटिव्स। देखो देखो उसका हुआ या नहीं हुआ, जरा उसको परेशान करते हैं, जरा उससे पूछते हैं कि बेटा तेरा रिजल्ट कब आया, कब आएगा, क्या बनेगा तू, ठीक है, ऐसा ऐसा रिलेटिव्स पूछ रहे हैं, ठीक है। आगे क्या प्लान है, वो एक ऐड भी आता है इस पर, आगे क्या प्लान है। इस तरीके से ये सिचुएशंस आपको देखने को मिल रही हैं। किससे रिलेटेड हैं? ये बाबर की इनिशियल चैलेंजेस से रिलेटेड हैं, प्रारंभिक जो है उसकी चुनौतियों से रिलेटेड हैं, और हम चुनौतियों को देखेंगे। और इसमें सबसे बड़ी समस्या है अफगानियों की समस्या। वो महमूद लोदी जो है वो इनके लिए बराबर चैलेंजेस कर रहा है, ठीक है, या वो कह सकते हैं अफगानी जो फिर से अपना साम्राज्य बनाना चाहते हैं, बिकॉज वो भी चाहते हैं कि दिल्ली पर उनका शासन हो, और दिल्ली पर उनके शासन की प्रक्रिया यहां पर आपको देखने को मिलेगी। एंड द प्रॉब्लम ऑफ द राजपूत, ये राजपूत भी जो है बार बार सिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और राजपूत को जैसे ही पता चलता है कि वैक्यूम क्रिएट हो चुका है दिल्ली में, वो फिर से यूनाइटेड होने की कोशिश करते हैं, और यूनाइटेड होने की कोशिश करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, विंगो मैडेंगल वाला ही है ना, आगे क्या प्लान है, वही चीज है। तो आपके जो रिलेटिव्स हैं वो क्या करते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा उदाहरण है, बिंगो मैडेंगल जो है वो यही आपको देखने को मिलेगा। भैया क्या प्लान है ना, आगे चलकर मैं इसी को यहाँ पर उसका पिक्चर रखने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए अफगानों की प्रॉब्लम है, राजपूतों की समस्या है, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो चैलेंजेस हैं हुमायूं के लिए। उनको कैसे वो कर पाता है, क्या इन चीजों को वो निपट पाएगा, क्या इन चुनौतियों से वो क्या है आगे लड़ पाएगा, जानने के लिए देखते हैं आने वाली स्लाइड्स, ठीक है, कनेक्शन जोड़िएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कुछ चीजों से तो वो क्या करता है, ठीक ठाक करने की कोशिश करता है, बट मैंने आपको क्या बोला, इन्हीं के साइन पर आपको शेर शाह देखने को मिलेंगे, ठीक है। भाई जो कुछ भी वो करने की कोशिश कर रहा है वो ठीक है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये भी है ना कि आप जो है वो शेर के टाइम पीरियड में पैदा हो गए, और जब शेर के टाइम पीरियड में पैदा हो गए हैं तो यहाँ इनकी दाल ना गलेगी, इनकी जो सिचुएशंस है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। देखते हैं, समझते हैं क्या होता है, ठीक है। हुमायूं भी अपने पापा की तरह कैंपेन करता है, और अपना अपना अभियान बढ़ाता है, और पहुंच जाता है 1531 में कलिंजर।
कलिंजर भी एक खास जगह है। कलिंजर जो है आपको देखने को मिलेगा कि आपको दैट इज इन द यूपी वाले जो सेक्शन है वहां पर आप देखने को मिलेगा। 1531 का समय होता है। रूलर का नाम है प्रताप रुद्रदेव। और फाइनली वो लड़ाई झगड़ा जो सब है उसको एक लाइन में कहा जाए तो यहां पर हम देखते हैं, नाउ हिस्ट्री इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, दैट इज बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, बिकॉज कि यदि आप हिस्ट्री में आप इतना इंटरेस्ट ले पा रहे हैं और मैंने अपना काम किया और इस काम की वजह से आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो दिस इज वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी। ठीक है, क्योंकि एक शिक्षक का काम जो है केवल पढ़ाना ही नहीं होता है, उस सब्जेक्ट में आपको रुचि लाना भी होता है। तो ये मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो आपने स्टेटमेंट दिया, आपने बताया। थैंक यू वंस अगेन। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन एज वेल। ठीक है, तो प्रताप रुद्रदेव को जो है वो कहीं ना कहीं जो है उन्होंने हरा दिया। बहुत सारी कैंपेन वैम्पेन होती है, फाइनली ये जीत जाते हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए प्रीति जी, हम यहां ऐसे देखते हैं कि बाबर जो है could not think for the future means his son will survive with respect to the economical stabilization। देखिए बाबर जो है वो पहले से ही चैलेंज फेस कर रहा है। चैलेंज फेस किससे कर रहा है? रिलेटिव से फेस कर रहा है। ठीक है, और कैसे उसके रिलेटिव्स जो है उसका एम्पायर जो है वो खत्म कर देते हैं। अब वो एम्पायर जो है वो सीधा सीधा अपना नया घर बसाता है। वो नया घर कहां बसाएगा? बोला इंडिया में बसाएगा। ठीक है, अब नया घर जब बसा रहा है तो लोग उसको दिक्कत कर रहे हैं वहां भी, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे नए जगह पर आप देखेंगे इंडिया उसका कंट्री नहीं है, इंडिया उसका वतन नहीं है। द पीपल ऑफ इंडिया इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट, दैट्स व्हाई ही वाज डूइंग द बैक टू बैक 1 2 3 4 बैटल। ठीक है, तो इंडिया के लोग जो है वो यहां पर उसको प्रॉब्लम कर रहे हैं, और इन चुनौतियों के बावजूद भी, इन चैलेंजेस के बावजूद भी वो क्या कर रहा है? इसमें सक्सीड ले रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ठीक है सफल हो रहा है। Due to these all reasons, he was not getting enough time to do some kind of the reforms। और जैसे ही उसे सत्ता जो है वो मिलती है, जैसे ही उसको मिलता है वो भाई ने पड़ जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा चैलेंजेस, चुनौतियां जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती हैं, और फिर कहीं ना कहीं तो इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखें तो इकोनॉमिक्स को वो ज्यादा ठीक नहीं कर पाता है। वो एक वॉरियर अच्छा है, लेकिन वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छा है, ये हमें नहीं पता चल पाया, बिकॉज ही वॉज नॉट डूइंग सम काइंड ऑफ द थिंग्स। यदि वो शायद 2-4 साल 5 साल और रहता तो ये सारी और अच्छी चीज हो जाएंगी। अभी देखिए शेरशाह को हम पढ़ेंगे। शेरशाह जो है, शेरू हमारा जो है वो ना केवल आपका बहुत अच्छा वॉरियर है, पॉलिटिकल दैट मीन्स के वो कॉन्स्पिरेंसी भी जानता है, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी करेगा, और इतने ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करेगा कि उसके अवशेष जो है आपकी जेब में भी पाए जाएंगे, दैट इज रुपया, जिसे आज की डेट में हम देखते हैं गांधी जी छाप वाला नोट। ठीक है, दिस इज द रिफॉर्म्स बाय द शेरू, एंड शेरू इज स्टिल प्रेजेंट इन योर वॉलेट। आपके प्रेजेंट में, आपके वॉलेट में होगा। तो जब भी शेरू को देखें तब आपको ये याद होना चाहिए। 50 रुपए का नोट तो याद होगा, केडीआर है ना। ठीक है, वैसे ही जब रुपया देखे तो आपको शेरशाह याद आने चाहिए, और शेरशाह जब याद आए तो आपको ये समझना चाहिए कि शेरशाह किसके कंपैटिबल हैं, किसके सामने हैं, वो है हुमायूं। और चर्चा हम हुमायूं की ही कर रहे हैं। और दोहरिया का जो युद्ध है वो होता है फिर से वही अफगानी। ध्यान दीजिएगा, ये अफगानी पीछा ना छोड़ रहे, अब ये इनके पिछू लगे हैं, और हुमायूं जो है वो उनको बार बार देखने को मिलेगा। और फिर होगा यहां पर जैसा इनके पप्पा ने इनको पीटा था, वैसे ही जो है महमूद लोदी को फिर से पीटा जाएगा, और यहां पर पीटने वाला कौन है? आपका हुमायूं। और महमूद लोदी की फिर से डिफीट हो जाएगी, फिर से पराजय हो जाएगी। अब देखिए थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी बन रही है कि मुगल जो है वो स्टेबलाइज तो हो रहे हैं, मुगल जो है वो आपके सेटल डाउन तो हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अप एंड डाउन चल रहा है। अब यहां पर हुमायूं जो है ही वॉज गेटिंग द एक्साइटेड। ठीक है, जैसा आपके कमेंट ने मुझे थोड़ा सा एनर्जी दे दी है, वैसे ही हम कह सकते हैं कि यहां पर जो है महमूद लोदी जो है की डिफीट जो है वो एनर्जी ला देती है हुमायूं को। और हुमायूं को जब एनर्जी आती है तो वो क्या करता है? अपने कैंपेन को आगे बढ़ाता है, और वो चुनार की ओर बढ़ जाता है। चुनार अभी हमने देखा मैप में यूपी के आसपास का जो सेक्शन है, और यहीं से आप जो है बंगाल को कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपको ईस्ट में जाना है तो इस वाले पार्ट से होकर जाना ही होगा। और बंगाल जो है वो एक पोर्ट एरिया है, और बंगाल जो है बहुत ज्यादा कह सकते हैं समृद्धि वाला प्रदेश है, शहर है। ठीक है, तो चुनार जो है उस समय शेरशाह सूरी के नियंत्रण में था। अब देखिए यहां पर आ गया हमारा शेरू, और शेरू जो है वो क्या करने वाला है? वो थोड़ा सा डराने वाला है। किसको? हमारे बादशाह को, नाम है हुमायूं। थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली ज्यादा डरा देगा।
लेकिन इस चुनार वाले जो किले पर हम देखते हैं कि जो हुमायूं है वो अपना कंट्रोल स्थापित नहीं कर पाया। थोड़ा सा यहां पर ये काफी लंबे समय तक क्या करते हैं, कैंपेन करते हैं, ठीक है, 3-4 महीने तक घेरा डालकर बैठते हैं, लेकिन चुनार जो है वो नहीं जीत पाते। एंड फाइनली हम यहां देखते हैं, क्योंकि यहां पर जो है गुजरात का शासक भी इनके लिए प्रॉब्लम कर रहा है, दैट्स वाई ये क्या करते हैं, चुनार को छोड़कर यहां की ओर चले जाते हैं। मोटे तौर पर जो है हुमायूं 2 मोर्चों पर लड़ाई कर रहा है। एक तो क्या है पूर्व में, ईस्ट में, और ईस्ट में कौन है, अफगानीस, और यहां पर आपको वेस्ट में देखने को मिलेंगे गुजरात के बहादुर शाह। तो एक साथ 2 मोर्चों पर जब लड़ाई हो रही है तो यहां पर डिसीजन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और इसकी वजह से हुमायूं जो है वो यहां पर जो है चुनार को सीज नहीं कर पाता, उसको क्या कह सकते हैं, उसकी घेराबंदी नहीं कर पाता, और इसीलिए वो वापस आता है कहां पर, इसी वापस आता है, वो आता है आपका गुजरात में। और 1535 का समय बीच में जो है वो, बीच में जब दिल्ली में जो है वो बिजी हो जाते हैं, दिल्ली में एक नगर बनाने लगते हैं ना, स्मार्ट सिटी जिसका नाम होता है दीन ए पनाह, ठीक है, स्मार्ट सिटी में बिजी हो जाते हैं, वैसा आप समझ लीजिए। और यहां पर एक गुजरात का जो शासक है उसके साथ लड़ने के लिए गुजरात पहुंचते हैं, और यहां पर जो है बहादुर शाह को ये फाइनली थोड़ा बहुत डिफीट करते हैं। बड़ी लंबी चौड़ियां लड़ाई होती हैं, ठीक है, उनको समराइज वे मैंने आपको बता दिया। एंड बहादुर शाह वाज द पर्सन हु इज गोइंग टू डिफीट ड्यूरिंग द गुजरात कैंपेन। गुजरात के इस शासक को हरा दिया जाता है। ये है कुछ कहानी। अब कहानी जो है जब ऐसे ही देखने को मिलती है, जब ये गुजरात की ओर आ गए, देखो अब इसको ऐसे समझिए, यहां पर कौन है, बंगाल, ठीक है, यहां चुनार पर कौन है, यहां पर आपका शेरू है हमारा, ठीक है, और यहां पर शेरू क्या करता है, ठीक है, चुनार को उसने जीत रखा है, ठीक है। यहां पर दिल्ली में कौन है, यहां पर हमारा है हुमायूं, ठीक है, और गुजरात को अभी अभी हमने जीत लिया है, और यहां पर बहादुर शाह है। अब होता यह है कि बहादुर शाह जो है उसको हराने के लिए जब ये यहां आते हैं, इस दौरान शेर शाह जो है वो अपने आप को मजबूत कर लेता है, ठीक है, और जब मजबूत कर लेता है, देखो पहले शेरशाह जो है वो वीक था, है ना, जो अभी हमने अटैक किया था, लेकिन अगली बार वो क्या करेगा, अगली बार वो चुनौती दे देगा, चैलेंज कर देगा। जैसे आप देख लिए कोरोना वायरस 1 साल, ये वही टाइम है जब हम लॉकडाउन में हुआ करते थे, ये सेम कंडीशन है, बस साल चेंज हो गया, सिचुएशन वही की वही है, लॉकडाउन अभी भी लगा हुआ है। अब बात देखिए, खास बात यह है कि हम देखेंगे कि कोरोना का जो स्ट्रेन है वो अब थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, ठीक है, और लोग जो है वो थोड़े से उसी मोड में आ चुके हैं। तो सिचुएशन ऑलमोस्ट वही है, और शेरशाह जो है वो अब चैलेंज करने वाला है, और कोरोना ने जैसे चैलेंज कर दिया है गवर्नमेंट को, वैसे ही आप देखेंगे कि शेरशाह भी जो है वो चैलेंज कर देगा। ये सिचुएशंस बनने वाली है। अब ये चैलेंज कैसे होंगे, क्या होंगे, इसको हम आगे आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे, क्योंकि इस तरीके से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं शेरशाह की बेइज्जती ना हो जाए, क्योंकि ये खास है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, शेरशाह के, और अभी वो थोड़ा सा इश्यूज हो सकते हैं। तो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? 2 मोर्चों पर लड़ाई चल रही है, पूर्व है, पश्चिम है, और पूर्व और पश्चिम वाले मोर्चों पर जब लड़ाई होगी तो पूर्व वाले शेर को क्या है, मौका मिल जाएगा, और शेर को जब मौका मिलेगा तो वो क्या करेगा, 2 कदम पीछे जाएगा। 2 कदम पीछे जाने का मतलब ये नहीं है कि शेर पीछे हो गया है, इसका मतलब ये है कि वो एक लंबी छलांग लगाने वाला है, और लंबी छलांग लगाने के लिए उसे 2 कदम पीछे आना ही होगा। और जब हम देखते हैं कि जब ये 2 कदम पीछे जाएगा तो, है ना, ये बड़ी लंबी छलांग लगाएगा, और ये चुनार से, शेरशाह जो है वो चुनार छोड़कर वो बंगाल की ओर जाएगा। ध्यान देना, मैं आपको बिल्कुल वैसे ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। शेरशाह जो है वो क्या करेगा, चुनार में है, चुनार से छोड़कर वो क्या होगा, 2 कदम पीछे जाएगा। वो पीछे कहां जाएगा, बंगाल में जाएगा, और फिर यहां से छलांग लगाएगा कहां की ओर, दिल्ली की ओर। ये है कहानी शेर की, और ये शेर मिलेगा हमें कल। मेरी बात समझ में आ रही है तो जरा मुस्कुरा दीजिएगा। आप लोगों की मुस्कुराहट जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है। और आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं, और इस सभा को समाप्त करते हुए हम कल आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, मज़ेदार रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और गुड बाय आज के लिए। हाँ, जरा मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। सर, मोदी जी ने कहा है एग्जाम से सबसे पहले टफ। भैया ये मोदी जी बहुत बेवकूफ बना रहे हैं, बिल्कुल मत कर देना भैया। ही नेवर गिव एनी एग्जाम, वरना पता होता कि एग्जाम में टाइम लिमिट भी होता है, हार्ड। ये जो है ना प्राचीन काल के अवशेष है भैया, ये मोदी जी है ना, और ये प्राचीन काल के अवशेष लोग जो है वो ये ऐसे ही कह सकते हैं, ठीक है। कभी मत करना। देखो मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। देखो आपके सामने 2 काम है, एक है ए और एक है बी।
आप कौन सा काम पहले करना पसंद करेंगे? ह्यूमन नेचर, देखिए ह्यूमन टेंडेंसी, आप सबसे पहले कौन सा काम करना पसंद करेंगे? व्हाट काइंड ऑफ द वर्क्स वुड यू प्रिफर? हाँ भैया बिल्कुल, ठीक है, ये प्राचीन काल के अवशेष हैं, ठीक है भैया, ये नए जमाने के हिसाब से चीजों को नहीं मालूम है इनको। और आप डेफिनेटली ए वाले काम को करेंगे, और ए वाला काम ही आपका छोटा सा काम है, और ये बी वाला काम जो है वो बड़ा काम है। सीधी सी बात है, इसमें टाइम लगेगा, समय लगेगा, तो सरल चीजों को पहले करें, ठीक है। और सरल चीजों को जब पहले आप करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस आता है तो आप क्या करते हैं, 2 कदम पीछे भी चले जाते हैं और एक लंबी छलांग भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये है कहानी शेरशाह की, और ये है शिक्षा, मतलब हम कह सकते हैं वहां से हम सीख सकते हैं। तो भैया मोदी जी की बातों में मत आना, ठीक है, इनके चक्कर में 15 लाख का नुकसान वैसे ही हो गया मेरा। सर एग्जाम में क्वेश्चंस तो तब अटेम्प्ट करेंगे ना जब एग्जाम होंगे। अब वो देखिए, वो तो भैया प्राचीन काल के अवशेष ही बता सकते हैं, ठीक है। इनके चक्कर में मेरा भैया नुकसान हो गया है 15 लाख रुपए, है ना भाई, आप समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा, उस 15 लाख के चक्कर में क्या होता है कि वो 100 रुपए का पेट्रोल और डलाना पड़ रहा है, तो देर इज ए वेरी, दैट मीन्स, ठीक है। तो ये तो भैया इनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़ना। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? सिंपल है, हार्ड मीन्स आपको नहीं आता है। देखिए सीधी सी बात है भाई, कहीं ना कहीं चीजें जो है वो आपको नहीं है। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, देखो आप जो है कभी भी 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकते, यस, लेकिन आप मैक्सिमम को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम का मतलब है यदि 70% आपके जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो आप जो है आपको सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। 100% करने का, देखो वो कहते हैं ना, आओ चलो कुछ करते हैं, तूफानी काम करते हैं, 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। यू आर नॉट शक्तिमान, यू आर नॉट सुपरमैन, यू आर नॉट लाइक मोदी जी, ठीक है। तो भैया आप जो है आज के हिसाब से काम करें, ठीक है। बच्चे जो है उनको भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। ये जो है काम की बात है तो करते नहीं है, बकवास की बातें कर लो, ठीक है, मन की बात कर लो। हमारी मन की बात क्यों नहीं सुनते आप? अपने मन की बात क्यों बताते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, ठीक है, कि परिवार में किसी का ना होना भी जो है बड़ा खतरनाक होता है, आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। 100% करते हैं और 50% मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो यही है कहानी। कोई और क्वेश्चंस, कोई और समस्या, कोई और बात, ठीक है, जो आप कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, कभी कभी। तो ये है हिस्ट्री, और ये है सच्चाई, और ये है आपका। सर एक क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछिए भाई। हाँ हाँ प्लीज बताना, थोड़ा सा नहीं, पूरा सा बता दूंगा भाई, ठीक है। यूपीएससी की मेंस, देखिए, हाँ मैं आपको यही बोल रहा हूँ। देखो मैं आपको एक इस तरीका बता देता हूँ, देखिए जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, कोशिश ये होनी चाहिए कि यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। लेकिन सारे के सारे क्वेश्चंस यदि हम कह सकते हैं कि नहीं बन पाते हैं इन सच कंडीशंस, देखिए मान के चलिए कुछ आपके आसान होंगे, कुछ इजी होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, और कुछ जो है वो आपके टफ होंगे, कुछ डिफिकल्ट वाले लेवल पर होंगे, ठीक है। अब आप देख लीजिए, देखो इजी वाले तो आपको पूरे करने चाहिए, मॉडरेट्स वाले जो हैं उनमें आपको थोड़ा सा देखना होगा कि भैया कौन सा बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा। डिफिकल्ट वाले जो है क्वेश्चंस वो थोड़े से आपके लिए आपको दिक्कत कर सकते हैं, ठीक है। अब डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस जो हैं उनका आंसर्स यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट मीन्स ठीक है, आप उनको लीव कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, बट कोशिश यही कर रहे हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। मैंने आपको क्या बोला, आंसर सीधा बोला है मैक्सिमम। अब मैक्सिमम 100 में से आपके 90 भी हो सकते हैं, 100 में से 98 भी हो सकते हैं, 100 में से आपके 82 भी हो सकते हैं। इसका मतलब यह है, डिपेंड करता है द डिग्री ऑफ द पेपर, मतलब पेपर टफ आया है, इजी आया है, या आपका मॉडरेट आया है, तो उस बेस पर आपको ये चीजें करनी है, ठीक है। और यदि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हैं तो ये आपकी सक्सेस को
सक्सेस के चांस को बढ़ाते हैं, उसका परसेंटेज बढ़ाते हैं। ठीक है, अब यदि आप मान के चलिए वो चीजें, अब देखिए अब आप जो है मान के चलिए बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, लेट सपोज भाई 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल कहाँ है, ये आपका प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं एक प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देता हूं। ठीक है, तो ये क्या है, इजी वाला क्वेश्चन, और इसी को आप गड़बड़ करके आ गए तो आप तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गए कि नहीं आ गए। जो कॉम्पिटिटर हैं जो आपको, वो कहीं ना कहीं इसको सही करके आएंगे। ऐसे ही आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लीजिए, समझ लीजिए। तो इजी क्वेश्चंस तो कहीं ना कहीं जो है वो आपको बनने ही चाहिए। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं, और मैक्सिमम तभी अटेम्प्ट हो पाएंगे जब आपको नॉलेज और ज्ञान हो पाएगा। ठीक है, इन सच कंडीशन आप मैक्सिमम सारे कर पाएंगे और फिर आप जो है उनको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो डिपेंड करता है आपके पेपर, डिग्री, उसकी उस लेवल पर और समय पर, क्योंकि आपका मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि आप सारे पेपर को अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, हाँ द लेवल ऑफ द दैट मीन्स कि वो किस तरीके से है, टफ है, क्या है, वो फिर उसके बेस पर आप उसको समझ सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपको, मेरा जो आंसर है वो आपको समझ में आ गया होगा। सभी बोलते हैं सर कि सारे अटेंड करने के बाद भी, अब देखिए अब सारे अटेंड करने के बाद यदि आपने कंटेंट वैसा नहीं लिखा जैसा आपको डिमांड है या उसकी रिक्वायरमेंट है, तो क्या होगा, वो क्या आपको मतलब पूरे के पूरे नंबर दे देगा। ठीक है भाई, सीधी सी देखो, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। एक बच्चा बोलता है सर मैं एग्जाम देकर आया और मैं मौर्य पढ़कर गया था और मौर्य का कोई क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, बहुत मैं निराश हूं, डिप्रेस हूं। ठीक है, तो मैंने बोला कि आप गुप्त पढ़कर गए थे, बोला नहीं, मैं सोच रहा था कि आज इस बार जो है मौर्य आएगा। आप जो है यूपीएससी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप पेपर नहीं बना रहे हैं, आपका काम है एग्जाम देना और एग्जाम आपको लिखना आपका काम है, और आपका काम है पढ़ना, ना केवल आप मौर्य पढ़कर जाएं बल्कि गुप्त भी पढ़कर जाएं। और जब आप मौर्य और गुप्त को पढ़ के जाएंगे तो भाई जो भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो मौर्य से हो चाहे वो गुप्त से हो, आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये अप्रोच होनी चाहिए। आप सोचते हैं कि हम यूपीएससी जैसा काम करेंगे, आओ कुछ तूफानी काम करते हैं, चलो यूपीएससी को प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, और उसने प्रिडिक्ट किया, केवल मौर्य पढ़ के चला गया और मौर्य नहीं आया, तो वो किसको दोष दे रहा है, यूपीएससी को दे रहा है। ठीक है भाई, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये कंसेप्ट जो है वो गड़बड़ होता है, ये नजरिए का फर्क है और ये एटीट्यूड या कह सकते हैं जो आपका देखने का तरीका है उसको आपको थोड़ा सा बदलना होगा। आपका काम है पढ़ना, आपका काम है सिलेबस को कवर करना, आपका काम है सारी चीजों को पढ़ना, आपका काम है मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। मैक्सिमम क्वेश्चंस तभी अटेम्प्ट हो सकते हैं जब आप सिलेबस और सिनारियो को कंप्लीट करेंगे, तभी जाके आपको जो है परसेंटेज आपका बढ़ पाएगा, जो आपका सक्सेस परसेंटेज है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और जो कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसके बारे में बिल्कुल ना सोचें। ध्यान दीजिएगा, आपकी लड़ाई आपके स्वयं से है। यू हैव टू फाइट यूर सेल्फ। ठीक है, सीधी सी बात है। आज मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, लेकिन पढ़ाई कब शुरू करूंगा ये नहीं बताया आपने। ठीक है भाई, आज मैं 4 बजे से उठकर पढ़ाई करूंगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो आपकी लड़ाई आपसे ही है, पहले उस पर फोकस करें, और दूसरा क्या कहता है उस पर बिल्कुल ध्यान ना दें, मेरा ये मानना है। मैंने अभी आपको क्या बताया, रिलेटिव्स, उज्बेकियों से परेशान ना हो, ध्यान देना, उज्बेकियों से थोड़ा सा दूरियां बनाए रखें। आप सब जो है वो बाबर हैं, लड़ते लड़ते जो है वो आप कह सकते हैं ठीक है युद्ध को जीतेंगे। तो आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं, आज की सभा को हम समाप्त करते हैं, और आगे आगे हमारा जो बैटल है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और खुश रहिए। ठीक है, और फ्री रहिए, उज्बेकियों से परेशान ना होना भाई। भैया ना 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 ना, ठीक है, वो रिलेटिव्स को छोड़ देना भैया, ये उज्बेकी उनके पीछे जो है तोप लेके पीछे पड़ जाना तुम तो। ठीक है, आप मुस्तफा अली हो, ध्यान रखना। ठीक है, तोप छोड़ देना। करेक्ट है भाई। ठीक है, तो आज की कहानी को हम यही समाप्त करते हैं। गुड बाय, टेक केयर।